Hey everyone, welcome back to another video. आज हम पढ़ेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन फ्री कंसेंट को अफेक्ट करता है। फ्री कंसेंट क्या होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस या उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दोनों पार्टीज़ का फ्री कंसेंट होना। मतलब ऐसा कंसेंट होना, मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो बहुत सारी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि फ्री कंसेंट क्या होता है। ओके, सो दिस इज़ फ्री कंसेंट। ठीक है, तो फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट वो कंसेंट होता है जो कि विदाउट कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक दिया होता है। विदाउट मतलब इट इज़ फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स, ये इन पांचों एलिमेंट से अफेक्टेड नहीं होता, तो फ्री कंसेंट उसको बोलते हैं। जहाँ पे भी कोई भी कंसेंट प्रेशर से या कोअर्जन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड से लिया गया हो, वो कंसेंट फ्री नहीं माना जाता, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया गया हो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाता। ओके, तो फ्री कंसेंट के बाद नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जब भी कोई कंसेंट में आप मिसरिप्रेजेंटेशन करते हो, किसी भी पार्टी की तरफ से जब मिसरिप्रेजेंटेशन होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन द कंसेंट, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्री कंसेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो होता क्या है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स मिसस्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि किसी ऐसे फैक्ट का क्या मतलब होता है? फैक्ट की मतलब होता है कोई भी ऐसी बात। ओके, तो कोई भी ऐसी बात जो कि कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल है, मटेरियल मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंटली रिलेटेड है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंटली जो भी चीज़ रिलेटेड है, कोई भी बात अगर कॉन्ट्रैक्ट से बहुत इंपॉर्टेंटली रिलेटेड है, जब आप उसको मिसस्टेट करके मतलब आप उसको गलत बताते हो या फिर उसको वो बताते हो जो वो नहीं है, तब हमारी मिसरिप्रेजेंटेशन होती है। मिस का मतलब तो ऑब्वियसली समथिंग दैट इज नॉट गुड, समथिंग दैट इज नॉट राइट, दैट इज मिस। अब रिप्रेजेंट करना मतलब उसको उस तरीके से दिखाना, उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना। ओके, तो दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन बेसिकली। अब सेक्शन 18 क्या बात करता है? सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन, हम वो देखेंगे। ये हमारा जो है सेक्शन 18 है, वेयर इज दैट, ये रहा हमारा सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। बेयर एक्ट खोलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारी बेयर एक्ट है, उसमें अगर आप सेक्शन 18 देखो तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता है। बेयर एक्ट से किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ोगे तो वो बहुत ऑथेंटिक होगा, तो बेयर एक्ट से पढ़ो, बेयर एक्ट को साइट करो अपने आंसर्स में, तो अच्छे आंसर्स लगेंगे आपको, टीचर्स को लगेगा कि अच्छा आंसर लिखा है बच्चे ने। ठीक है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में जो दिया वो ये याद रखना। वो क्या बोलता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, मतलब क्या होता है मिसरिप्रेजेंटेशन का, और मिसरिप्रेजेंटेशन इंक्लूड क्या करती है, क्या मतलब बता रहा है वो। सबसे पहले कि इट्स अ पॉजिटिव असर्शन in a manner not warranted by the information of the person making it। पॉजिटिव assertion एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true। पॉजिटिवली किसी भी चीज को असर्ट करना क्या होता है? जब दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में हैं और ए जिसको अपना कोई चीज बेचनी है बी को, जब ए अपनी चीज़ के बारे में एक फैक्ट बता रहा हो या एक बात बता रहा हो और उसको वो बहुत बढ़ावे से, उसको बहुत तारीफ करके बता रहा हो अपनी चीज़ के बारे में, ताकि बी उसे खरीदने के लिए राज़ी हो जाए, उसको हम एक तरीके से पॉजिटिव असर्शन बोल सकते हैं। पॉजिटिव मतलब अच्छे तरीके से अपनी चीज़ की बढ़ाई करना, अपनी चीज़ की अच्छाई करना और तारीफ करना अपनी चीज़ की, उसको हम पॉजिटिव। और असर्शन मतलब उसको असर्ट करके, असर्ट इन द सेंस उसको फर्मली बता के, सामने वाले को महसूस करवा के कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत अच्छाई है इस चीज़ की, ये इस चीज़ की तारीफ है, ये इस चीज़ के एडवांटेजेस हैं, उसको हम पॉजिटिव असर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आई विल टेक एन एग्जाम्पल बिकॉज बिना एग्जाम्पल के आप नहीं समझोगे। पॉजिटिव असर्शन याद रखना क्या होता है, आगे की हम लाइन देख लेते हैं, इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। अब पॉजिटिव असर्शन कौन कर रहा है? ए और बी में, ए और बी में जो है ए कर रहा है पॉजिटिव असर्शन। वो क्यों कर रहा है? ए और बी जो हमारा पर्सन है दो,
उसमें से जो ए हमारा पॉजिटिव असर्शन कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ताकि बी जो है उसका वो सामान खरीदे जो वो बेचना चाह रहा है, ठीक है। सो लेट मी टेक दिस एग्जांपल, ये ए, ये है बी। हमारे 4 एलिमेंट होते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के फर्स्ट पे। पहली है पॉजिटिव असर्शन, दूसरा है इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, तीसरा है ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, एंड फोर्थ है दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ठीक है। हमारी 4 चीजें, सबसे पहले पॉजिटिव असर्शन, दूसरी चीज है हमारी नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन, थर्ड है नॉट ट्रू, फोर्थ है बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ठीक है। तो अगर हमारा ए एक पर्सन है जो कि अपनी एक कार जो उसने यूज करी है 4-5 साल, उसको बेचना चाह रहा है टू बी, ओके, बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रहा है रिलेटेड टू दैट कार, उसको बेचना चाह रहा है, वो बी को बेचना चाह रहा है उसको 4 lakhs में। अब वो 5 साल उस कार को यूज कर लिया है, बट वो जो प्राइस है वो थोड़ा कॉस्टली चार्ज कर रहा है बी से, ओके। तो अब ए क्या करेगा, बी को वो समझाएगा, बी को वो इस चीज़ की तारीफ करेगा, ओके, पॉजिटिवली इस चीज़ के बारे में कुछ असर्शंस देगा। किसको देगा, बी को देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसको अपनी कार बेचनी है, ठीक है। वो सेल्समैन है, ये समझ लो, सेल्समैन नहीं भी है तो उसको अपनी कार बेचनी है, उसको प्रॉफिट चाहिए कार पे, तो वो सबसे पहले पॉजिटिवली असर्शन करेगा। क्या करेगा, मतलब तारीफ करेगा। सेकेंडली, मिसरिप्रेजेंटेशन का सेकेंड एलिमेंट क्या है कि दैट इज नॉट वारंटेड बाय हिज नॉलेज, ओके, इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। मतलब कि ए के पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं इस तारीफ को सपोर्ट करे। इन द सेंस, ए अगर बोलता है कि ये जो कार है वो इतना माइलेज देती है, उसका एक पर्टिकुलर माइलेज है, ठीक है, ये कार जो है वो इतना माइलेज देती है, या वो बोलता है कि ये जो कार है ये अगले 5 साल तक बहुत अच्छी वर्क करेगी, ओके। क्या ये के पास कोई भी इंफॉर्मेशन सही है कि ये चीज़ बता रहा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है ए के पास कि ये जो चीज़ बता रहा है वो सच हो, या ये जो चीज़ बता रहा है वो उसको सपोर्ट कर पाए? नहीं, ए जो है ये सिर्फ फेको वो बोलते हैं ना, फेक रहा है किसी भी चीज़ के बारे में। तो फेक क्यों बोल रहे हैं हम इसको, फेक इन द सेंस ये वाला फेक नहीं, जब आप फेंकते हो, मतलब बड़ी बड़ी फेंक रहे हो ना आप किसी चीज़ के बारे में, तो वो वाला, नॉट द फेक वन, ओके। तो ए सिर्फ इसके बारे में फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है, क्योंकि ए के पास कोई नॉलेज ही नहीं है इस टॉपिक पे, ए के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या ये कार 5 साल चल पाएगी, क्या ये कार इतनी माइलेज दे पाएगी। ए के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और अगर इन्फॉर्मेशन है भी तो वो इस असर्शन को, इस बात को वो सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया। तीसरा एलिमेंट है कि ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू। और सिंपल सी बात है कि अगर कोई कार इतना चल गई है तो वो कार उतना माइलेज जितना नई कार है उतना वो माइलेज नहीं दे सकती है ना। तो सिंपल सी अगर हम देखें तो ये जो बात है ये ट्रू नहीं है, पर ए जो है वो बिलीव करता है कि ये बात ट्रू है, ए के बिलीफ के ऊपर ये बात ट्रू लगती है उसको, तो ए जो है ये बात बोल रहा है ना। तो ये चारों एलिमेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट बनाते हैं ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन का। ये हम पहली चीज़ जो है ये होती है मिसरिप्रेजेंटेशन। सबसे पहली अगर आप एलिमेंट देखो तो क्या है मिसरिप्रेजेंटेशन, इट्स अ पॉजिटिव असर्शन। जब आप पॉजिटिवली कोई अपनी बात रख रहे हो किसी चीज़ के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में, आप इस तरीके से रख रहे हो कि उस बात के ऊपर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ, अगर मैं कोई दावा कर रही हूँ, तो उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सामने वाला मेरी चीज़ खरीद ले, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। दूसरा, ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू, और वो बात जो मैं बोल रही हूँ वो सही भी नहीं है, वो ट्रू भी नहीं है, वो फॉल्स है, पर मुझे लगती है कि वो ट्रू है। आई बिलीव कि वो बात जो है वो ट्रू है। तो ये जो है पहला केस है मिसरिप्रेजेंटेशन का। अब हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको बताई, यही वो मैं पढ़ूंगी। When a person positively asserts that a fact is true when his information does not warrant it to be so, though he believes it to be true, this is misrepresentation। ठीक है, जब पर्सन जो है कोई चीज़ को पॉजिटिवली बताता है, असर्ट करता है किसी भी ऐसे फैक्ट को जो कि सच है, पर उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो उस चीज़ को सच मान सके, ओके। जैसे कभी कोई अफवाह फैल गई, राइट, जैसे कि ए बी हमारा वो है, ठीक है, ए को एक घर बेचना है,
ओके, ए को एक घर बेचना है, बट लोग बोलते हैं कि जो घर है ये हॉन्टेड हाउस है, ठीक है, दिस इज अ हॉन्टेड हाउस। ओके, ए को घर बेचना है, ए दिस इज अ हॉन्टेड हाउस, ये बात बी को नहीं पता है। ओके, बी डज नॉट नो कि दिस इज अ हॉन्टेड हाउस। ए क्या करता है, उसको घर बेचने के लिए बोलता है कि ये घर बहुत अच्छा है, ये घर बहुत डिवाइनली सपोर्टेड है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसे ही बता देता है उसको, ठीक है, डिवाइनली सपोर्टेड है करके। और इसको पता है कि ये जो घर है ये हॉन्टेड है, ए को पता है, ठीक है, पर ए क्या करता है, इसको मिसरिप्रेजेंट करके बी को बताता है। तो ये क्या कर रहा है, ए यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ओके, इसको पता है कि ये घर जो है वो हॉन्टेड है, बट ही डज नॉट से सो टू बी, सो दिस इज मिस स्टेटमेंट, दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन। वो मिसरिप्रेजेंट करके जो घर है वो बी को दिखा रहा है, तो इसी को हम मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सेकंड इज अ स्टेटमेंट इज सेड टू बी वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन ही रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ट्रस्टवर्दी सोर्स एंड इट शुड नॉट बी अ मियर हियरसे। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन को आगे बताते हो, उस इन्फॉर्मेशन को आगे फैला रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन कोई ट्रस्टवर्दी सोर्स से आनी चाहिए। अगर ये बी को बताता कि ये हॉन्टेड हाउस है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि ये हॉन्टेड है, ये इसको किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से आनी चाहिए। अब ट्रस्टवर्दी सोर्स कौन हो सकता है, वो हर केस में अलग अलग होता है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ एक अफवाह नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ एक रूमर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एक्चुअली ट्रू। Now, where a representation acquires the status of being a term of the contract and it turns out to be untrue, the disadvantaged party may not only avoid the contract but also sue for damages for the breach. अब आपने जो रिप्रेजेंट किया, जैसे कि ए ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था कि ये जो कार है ये इतना इतना माइलेज देगी, ये इतना इतना माइलेज देगी, बी को इसने बोला था। ओके, तो जब ये माइलेज वाली बात कॉन्ट्रैक्ट की एक टर्म बन जाती, कॉन्ट्रैक्ट की एक कंडीशन बन जाती है, तब जब बाद में बी जब ये कार यूज़ करे और ये कार उतना माइलेज ना दे, ठीक है, तो बी क्या कर सकता है, बी जा सकता है कोर्ट और बी बोल सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को इसने मुझे झूठ बोल के मेरे से मेरा कंसेंट लिया, मेरे से साइन करवाया, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाना चाहता हूँ, उसके अलावा मुझे चाहिए डैमेजेस। डैमेजेस मतलब मुझे चाहिए कंपेंसेशन। ओके, बी क्या मांग सकता है, पैसे भी मांग सकता है। यहाँ पे एक केस देख लेते हैं, रिचव्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस रास्पा 1975, वेयर इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस फॉर सेल ऑफ अ लैम्ब seller stated that the whole of the lot was fully serviced, whereas this was not so. The buyer was allowed damages for breach of warranty. Okay, अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट में ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 18 सेकेंडली में क्या बोलता है कि एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव gains an advantage to the person committing it by misleading another to his prejudice. जहाँ पे आपकी कोई ड्यूटी बनती है, जहाँ पे आपका एक फ़र्ज़ बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सामने वाले को सब चीज़ बताने की, सामने वाले को सच सच बोलने की, और आप बिना किसी इंटेंट टू डिसीव, सामने वाले को धोखा देने ना देने की नीयत से, ओके, ना देने की, आपका कोई इंटेंट नहीं है सामने वाले के साथ फ्रॉड करने का, आपका कोई मोटिव नहीं है सामने वाले को धोखा देने का, पर आप जब उस ड्यूटी को नहीं निभाते हो और उस ड्यूटी का ब्रीच आपको एक एडवांटेज देता है सामने वाले पर्सन के ऊपर, तो आपने क्या किया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया। ओके, लेट मी गिव एन अनदर एग्जांपल। ये हमारा ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए, तो ए जो था वो एक डॉक्टर है, बी जो है ठीक है, ही इज़ अ सर्जन, तो बी जो है वो उसका पेशेंट है, बी को करवानी है अपनी सर्जरी। ओके, बी वॉन्ट्स टू गेट थ्रू हिज सर्जरी। अब डॉक्टर होने के साथ इसका क्या फ़र्ज़ बनता है ए का, कि ये बी को बताए कि इस सर्जरी में अगर कोई भी दिक्कत है या इस सर्जरी के लिए अगर कोई भी बी को प्रॉब्लम आ सकती है तो वो इसको सब इन्फॉर्म करे, है ना, ये इसकी ड्यूटी बनती है, किसकी, ए की। पर जहाँ पे ए का कोई इंटेंशन नहीं है बी को धोखा देने का, या ए का कोई इंटेंशन नहीं है बी को जो है बीमार करने का, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, पर वो ये नहीं बताता है कि बी के सर्जरी के बाद बी को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो बी को वो नहीं बताता है, पर वो उसका ये इंटेंशन नहीं है इसके पीछे कि बी को जो है कोई हार्म हो। मतलब ए की कोई गलत सोच नहीं है बी के तरफ कि अगर वो उसे ये नहीं बताएगा तो वो उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ए सिर्फ उसको बता नहीं पाया या वो बताना नहीं चाहता, पर अगर क्योंकि ए ने इसको बताया नहीं,
और बी ने जो है सर्जरी करवा ली, क्योंकि अगर बी को पता होता तो बी नहीं करवाता सर्जरी कि उसको उस पर कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है। ए ने नहीं बताया, बी ने सर्जरी करवा ली, तो जो ये एडवांटेज ए की तरफ आया, क्या एडवांटेज आया? ए को पैसे मिले सर्जरी के, राइट। तो जो एडवांटेज आया ए को, जो कि नहीं आता अगर ये इसको ये बात बता देता, तो ये एडवांटेज, इस पर्टिकुलर थिंग, दिस थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसको भी जो है हम रिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है। ऑल्दो आपका कोई इंटेंशन टू डिसीव, आपका कोई बैड इंटेंशन या मोटिव नहीं रहा होगा उस ड्यूटी को ना कंप्लीट करने के लिए, पर उस ब्रीच की वजह से आपको एक एडवांटेज मिला है सामने वाली पार्टी से, है ना। तो आपने सामने वाली को मिसलीड किया है, एंड देयरफॉर यू हैव कमिटेड मिसरिप्रेजेंटेशन, इवन दो आपका इंटेंशन ना हो, इवन दो उस डॉक्टर का इंटेंशन जो है वो साफ है, वो भूल गया, वो गलती से ही स्किप्ड इट, इवन दो दैट इज द केस, पर क्योंकि बी का कॉन्फिडेंट था कि ये मेरा डॉक्टर है और ये मेरे को सब बताएगा, तो उस कॉन्फिडेंस को जब आपने लूज किया, उस कॉन्फिडेंस को जो आपने यू काइंड ऑफ डिड नॉट कंप्लीटेड दैट, तो उसकी वजह से देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी without an intention, but you gain an advantage, therefore this is misrepresentation. This clause covers the cases of constructive fraud, in which there is no intention to deceive, but where the circumstances are such as to make the party who derives a benefit from the transaction equally answerable as if he had the motives of fraud and deceit. इसको हम, ये जो clause है वो constructive fraud के cases जो है उनको deal करता है। constructive fraud के cases मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपका सामने वाले को धोखा देने का कोई intention नहीं है, कोई इरादा नहीं है, पर क्योंकि ऐसी conditions हैं कि अगर सामने वाले को कोई भी हार्म होता है तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, आपको उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। ओके, सामने वाले को अगर कोई भी इंजरी होती है, जब यहाँ पे उसका इंटेंशन नहीं था, पर जब बी को जो प्रॉब्लम्स आई सर्जरी के बाद, तो ए को हम जिम्मेदार ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि ए ने अपनी ड्यूटी ब्रीच करी। We have a case law, Oriental Bank Corporation versus John Fleming, 1879. Plaintiff, having no time to read the contents of a deed, signed it as it was given the impression by the defendant that it contained nothing but formal matters already settled between them. Deed, however, contained a release in favor of the defendant. Plaintiff was allowed to set aside the deed. Court said the defendant was under no obligation legally or morally to communicate the contracts of deed, the contents of deed, but the plaintiff placed confidence and then became the duty to fully state विदाउट कंसल्टमेंट। मैं इसका एक बार, ये जो हमने केस लॉ पढ़ा इसका बता देती हूँ मैं सिंपल सा। ए जो था वो हमारा प्लेंटिफ है, ये अपना डिफेंडेंट है। तो प्लेंटिफ, डिफेंडेंट जब इसके पास आया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, तो बी ने, क्योंकि वो बिजी था, बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और डी से पूछा कि ये किस बात की, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है। डी से सिर्फ इतना पूछा कि किस चीज़ का है, तो इसने बोला कि जो हमने बातें की थी, जो हमने मैटर्स सॉल्व किए हैं, जो हमने मैटर्स को कंफर्म किया है, उन्हीं का लीगल पेपर्स है, ये जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसी के लीगल पेपर्स है और कुछ नहीं है इसमें, है ना। क्योंकि बी बिजी था, उसने डी से पूछा कि इसमें क्या है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इसमें क्या है मेरे को बता दे। इसने क्या बोला कि जो हमने मैटर्स डिसाइड किए हैं वही हैं और कुछ नहीं है। बाद में ये इसने साइन कर दिया। बाद में जाके पता चला कि एक चीज़ जो डिफेंडेंट के फेवर में है, जो चीज़ प्लेंटिफ को नहीं पता थी, वो जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में है। ओके, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में है। तो फिर उसके बाद पी वेंट टू कोर्ट और कोर्ट ने क्या बोला कि ऑल्दो डिफेंडेंट की जिम्मेदारी नहीं है सामने वाले को अपने जितने भी कंटेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो बताना, पर जब बी ने अपना कॉन्फिडेंस सामने वाले पे प्लेस किया, अपना जो बी ने इसको ट्रस्ट किया कि भाई मेरे को बता, मैं बिजी हूँ, मेरे को पता है इसमें क्या क्या लिखा है, तब डिफेंडेंट ने अपनी ड्यूटी ना करके जो है मिसरिप्रेजेंटेशन की है। ओके, ही मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन जो है बी ने इस वक्त की है कि ऑलरेडी जो है उस पर कोई ड्यूटी नहीं थी बताने की सामने वाले को, पर जहां सामने वाले ने पूछा, जहां सामने वाले ने अपना ट्रस्ट आप पे प्लेस किया, तो आप वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकते, वरना आप क्या करोगे, मिसरिप्रेजेंटेशन कर दोगे। लास्ट हमारा जो थर्ड पार्ट है या थर्ड क्लॉज जो है सेक्शन 18 का, वो है इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement is also misrepresentation. अब
सबसे पहले तो सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज अ सब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट इज ऑल्सो मिसरिप्रेजेंटेशन। सब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट का मतलब होता है कि किस चीज के लिए अग्रीमेंट बनाया जा रहा है। ओके, सब्जेक्ट मैटर क्या है अग्रीमेंट का, हम अग्रीमेंट में क्या मेनली डील कर रहे हैं, किस चीज़ से मेनली डील कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने कार वाला एग्जांपल दिया था, तो इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या हुई, इसमें कार सब्जेक्ट मैटर है। यहाँ पे ए जो था अपना हॉन्टेड हाउस बेच रहा था बी को, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, एक हाउस सब्जेक्ट मैटर है। ओके, तो सब्जेक्ट मैटर समझ आ गया ना आपको कि क्या होता है। सब्जेक्ट मैटर इज बेसिकली जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर कोई अपने सामने वाले को 4 किलो एप्पल्स बेच रहा है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, वो एप्पल्स हुए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट इज ऑल्सो मिसरिप्रेजेंटेशन। The subject matter of every agreement is supposed by the parties to possess certain values or quality, and if one party leads the other, however innocently, to make a mistake as to the nature and quality of the subject matter, this is misrepresentation. जब दो parties जो हैं साथ में हैं और वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर झूठी चीज़ें उन्हें बता रहे हो, आप उस सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी या उसके नेचर से रिलेटेड कोई गलत चीज़ सामने वाले को बता रहे हो, तो वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन है। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए, आप उस एग्जाम्पल में भी ये सब चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे जो ए है वो बेचने के लिए अपनी कार का माइलेज जो है वो झूठे तरीके से बता रहा था। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो ये बात कर रहा है, ये भले इनोसेंटली कर रहा हो। इनोसेंटली क्यों? क्योंकि इसको पता नहीं है एक्चुअल में इसका माइलेज कितना है, तो भले वो इनोसेंटली कर रहा हो, पर जब आप सामने वाले को जो मेन सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट का उससे रिलेटेड गलत चीज़ें बताते हो या उससे रिलेटेड मिस्टेक करके कुछ चीज़ें बता देते हो, उसे भी हम मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इनोसेंटली आप कॉज कर रहे हो बिकॉज मे बी आपको सही चीज़ नहीं पता है, पर आप उस अग्रीमेंट में एक ऐसा मिस्टेक कर रहे हो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट इज ऑल्सो मिसरिप्रेजेंटेशन। जो अग्रीमेंट का मेन सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड, उससे उसके सब्सटेंस से रिलेटेड, उसकी करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड जब आप कोई मिस्टेक करके सामने वाले को बता रहे हो, तो देन दैट इज ऑल्सो मिसरिप्रेजेंटेशन। इसमें भी एक हमारा केस है, केस का नाम है दम भारूधर बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। Government auctioned certain forest coops. Part of the land was occupied by the tenants. Forest department know this fact but did not disclose it to the purchaser. Contract was held to be vitiated by misrepresentation. The purchaser was allowed to recover damages for loss. Simple सा केस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ फॉरेस्ट का हिस्सा जो है बेच दिया एक आदमी को। अब जब वो बेचा तो उन्हें पता था कि वो जो एरिया है वो ऑलरेडी किराए पे है, ठीक है, उसका एक टेनेंट है, टेनेंट मतलब एक किराएदार है उस एरिया का, ऑलरेडी वो लीज पे था या किराए पे था। ये बात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता थी, उन्होंने फिर भी बेच दिया। ओके, तो अब बाद में जब वो कोर्ट गया तो फिर कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिसरिप्रेजेंटेशन से बनाया गया है एंड देयरफॉर आपको जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना पड़ेगा और आपको जो है कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे हम मिसरिप्रेजेंटेशन बोले? क्योंकि इन्होंने जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का कोई हिस्सा बेचा तो हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? फॉरेस्ट। इसके बारे में इन्होंने ये बात नहीं बताई उसके नेचर, उसकी क्वालिटी के बारे में कि ये ऑलरेडी जो है किराए पे है, किसी और इसका कोई और इसका ओनर है, कोई और इसको भी पोजेस कर रहा है, तो इन्होंने ये बात नहीं बताई। तो ये बात जो इन्होंने छुपाई है मिस्टेक से, और जबकि इन्हें ये बात पता थी, तो ये इनोसेंटली तो नहीं की इन्होंने ये जानबूझ के की है। तो कोर्ट ने बोला कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है इस कॉन्ट्रैक्ट में और आप जो है कंपेंसेशन आपको देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। अब आ जाओ सेक्शन 19 में, विच टॉक्स अबाउट इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में। हमने 3 पढ़ी हैं कि 3 क्या क्या होती है मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो, मिसरिप्रेजेंटेशन तुमको सिमिलर लग रहा होगा टू फ्रॉड। मैं ये बता दूं, फ्रॉड जो है, फ्रॉड का एक पार्ट है मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड जो है ना वो एक बड़ा एम्बिट है, मतलब फ्रॉड जो है वो एक बड़ा एम्बिट है, फ्रॉड के अंदर आता है मिसरिप्रेजेंटेशन। समझ रहे हो? इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रॉड, आप उसको फ्रॉड ही बोल सकते हो, पर एक प्रकार का फ्रॉड जो है उसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं हम। तो आपको इसलिए सिमिलर लग रहा होगा फ्रॉड, क्योंकि ये फ्रॉड का ही पार्ट है। इसको आप मिसरिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो, फ्रॉड भी बोल सकते हो। इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रॉड, पर इसको हमने अलग से बनाया हुआ है। तो सेक्शन 19, क्योंकि जो फ्रॉड है ना वो बहुत ज़्यादा ना
फ्रॉड जो है ना उसमें इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन में ना कई बार लोगों का इंटेंट गायब रहता है, मतलब वो लोग चाहते नहीं है सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, पर वो पहुंचा देते हैं। फ्रॉड में ना हमेशा हमेशा सामने वाले का इंटेंट होता है आपको नुकसान पहुंचाने का। फ्रॉड जो है वो बिना इंटेंशन के हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रॉड इतना खतरनाक चीज़ होती है कि आपका गलत इंटेंशन, आपकी बुरी गलत चाह होनी ही होती है फॉर फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन कभी कभार लोग अच्छे इंटेंशन से भी कर देते हैं। अच्छे इंटेंशन से मतलब जहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं होती तो वो गलत चीज़ें बता देते हैं, जहाँ पे लोग अफवाह के ऊपर चीज़ें बता देते हैं, तो ये चीज़ें ना आप बिना इंटेंशन के भी कर सकते हो। बट जो फ्रॉड है उसमें आपका फुल इंटेंट होता है, आपको पता होता है कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये जो मैं जाल बिछा रहा हूँ, उसमें सामने वाला फंसेगा और आप तब भी करते हो, तो वो फ्रॉड होता है। फ्रॉड का एक पार्ट है मिसरिप्रेजेंटेशन। तो कभी कभार मिसरिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमने सामने वाले को जाल में फंसाने के लिए ये बातें की हो, आपसे गलती से निकल गई, आपको पता ना हो तब आपने कर दी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन सिमिलर होता है, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट इन अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो इफेक्ट देखो सबका सेम होता है, इफेक्ट फ्रॉड का भी, मिसरिप्रेजेंटेशन का भी, अनड्यू इन्फ्लुएंस का, कोअर्जन का, मिस्टेक का, सबका एक ही इफेक्ट होता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो हो जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द डिसएडवांटेज्ड पार्टी। जिस भी पार्टी का घाटा हुआ, जिस भी पार्टी को नुकसान हुआ, वो पार्टी डिसाइड करेगी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देना है। वॉइड मतलब खत्म कर देना है, नल कर देना है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के कोई इफेक्ट्स नहीं रखने, कॉन्ट्रैक्ट को ओवर कर देना है। तो कौन सी पार्टी डिसाइड कर सकती है? वो पार्टी जिसके साथ नुकसान हुआ है, ठीक है, जिसका कंसेंट जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया है। तो ये सेक्शन 19 हमको बताता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। सो आई होप द मिसरिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। हमारा लास्ट जो बचा है वो है मिस्टेक। मिस्टेक हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, दैट वुड बी द लास्ट एलिमेंट ऑफ फ्री कंसेंट, एंड उसके बाद हमारा फ्री कंसेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द